तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। तुम चोर हूँ? कोई एहसास है क्या आपको? जानते नहीं मैं जज हूँ। हाँ, फिर तो कोई गलती नहीं हुई। मैं एकदम सही जगह पे आया हूँ। बन जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? और क्या करता है? चोरी। एक जज के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जज साहब, चोरी जो चोरी होती है ना, फिर चाहे करोड़पति की ना हो या थानेदार की या फिर आप जैसे जज की, तुम्हारे पास पूरा उड़ा तो नहीं है? नहीं, मैं चोर हूँ साहब, चोर। कोई हजाम नहीं, चोरा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 100 डायल कीजिए। हाँ, और अगर वो नंबर ना लगे ना तो 217435 डायल कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का फोन नंबर है। और मेरा ख्याल है आपको ना साहब यही नंबर डायल करना चाहिए।
आखिर आपका ओहदा भी तो जज का है। हेलो, आपको ये भी तो बताना होगा कि चोर के साथ माल क्या बरामद हुआ है। ये सवाल आपसे पूछेंगे जरूर, लेकिन मैंने तो आपकी किसी चीज को कह दो कि चोर ने एक घड़ी चोरी की है। टॉप लग रही साहब, कितने की है? 500। मुझे नहीं पता, उसे नीचे रखो तुम। अच्छा चलो कीमत मत बताओ, ये तो बताओ कहाँ से ली थी? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, उसे वापस क्यों नहीं रखता तुम? आप बताते हो यार। वो मुझे शादी के समय ससुराल से मिली थी। ससुराल की घड़ी, यानी दहेज का माल, तब तो बड़ी अनमोल है। अनमोल, अनमोल से याद आया, आपने अनमोल घड़ी नामक फिल्म देखी है? आप ही के जमाने की है, सुरेंद्र और नूरजहां। मैं फिल्में नहीं देखता, और हिंदी फिल्में तो भूल कर भी नहीं। हिंदी फिल्में नहीं देखते, इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। खैर, आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी कोई 20 साल पहले। 27 साल। 27 साल, 27 साल, मतलब 27 साल से आपने एक घड़ी नहीं खरीदी है? वो मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ, अब वो तो मैं देख ही सकता हूँ। आपके घर में तो कुछ भी नहीं है, एक जूनियर इंजीनियर के घर के जितना सामान भी नहीं। लेकिन साहब, आपको ना हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। क्या ठाठ से रहते हैं फिल्मी जज, 4 नौकर, 2 गाड़ी, एकदम धमाल। और मैं तो उसी इंप्रेशन में था, लेकिन आपके यहाँ आपको ना सब बैरिस्टर होना चाहिए। अब ये घड़ी ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए, कोई मतलब नहीं। ये उसकी ओरिजिनल कीमत सब तो फिर 30 रुपए। आप बैठो साहब, बैठो, मैं बताता हूँ। देखो, चोरी कम से कम 250 रुपए से ना ऊपर की होनी चाहिए। अगर सड़क पर की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। तो कानून भी जानते हैं। तो फिर मजबूरी है, मजबूरी है। अब आप बताइए, कानून कौन जानता है? मैं बताता हूँ। देखो, एक तो वो जो उसको बनाता है, लेकिन वो खुद बहुत जल्दी भूल जाता है। दूसरा, कानून बनाने की जल्दी होती है ना, इसलिए। और दूसरा वो जो उसको तोड़ता है, यानी मैं और मेरे छोटे बड़े 4 भाई। और तीसरे वो पुलिस, क्या बोलते हैं इनको, दरोगा वगैरह। अब कानून नहीं जानेंगे तो बेचारे दफा वफा कैसे लगाएंगे? और चौथे वकील, उनका तो साहब बेचारों का धंधा सा हो गया ही। और मैं और आप लोग तो खैर जानते ही हैं, नौकरी जो ठहरी। देखो, मैं आपको ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता। आप तो ये बताओ कि आपके घर से ऐसा क्या चुराऊं जिससे ना बरामद माल की रकम 250 रुपए से ऊपर निकल जाए। 250 रुपए पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो? जज साहब, 250 रुपए से ऊपर की चोरी में समझौता हो ही नहीं सकता, यानी सजा बिल्कुल पक्की। देखो, मैंने बाकी बातें तो बिल्कुल फिट कर ली है, यानी घर में चोरी। और एक जज के घर में चोरी वैसे ही बड़ी संगीन मानी जाती है, ज्यादा से ज्यादा सजा होगी। और अब रहम सिर्फ माल की कम कीमत को देखते हुए ही किया जा सकता है। और फिर मैं चोर हूँ, कोई भुट्टा चोरी, कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करवाना चाहता। हाँ, लेकिन मैंने अभी फोन भी नहीं किया है और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। तो वो तो इसलिए क्योंकि इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता। वकील साहब ने पूरा फिलहाल बना के दिया है। बहुत नॉनसेंस। चोरी करने से पहले वकील की सलाह? हाँ नहीं, अभी देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। आप और आपके देश की हालत, अब आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं? पिछले महीने तक वकील साहब और मैं साथ में थे, रोज का हमारा उठना बैठना। कमाल आदमी साहब, बाहर होते तो ना जाने कितना रुपया कमा लिए होते आज। मतलब ये कि वो आजकल भीतर है ना, यानी जेल का वकील। जेल का नहीं, जेल में वकील। अब जेल में तो सभी होते हैं ना साहब, आप ही लोग तो भिजवाते हैं उनको, वो डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक वाले अफसर। अब किस किस का नाम दूं? अब अगर वकील वहां पहुंच गया तो इसमें क्या है? वकील वहां पहुंचा कैसे?
वो बहुत लंबी पिक्चर है साहब, फिर आपको फोन भी तो करना है ना। क्योंकि रात बहुत हो गई है, सवेरे उठकर आपको वो फैसला भी तो सुनाना है कि नहीं? एक मिनट, ये फैसले वाली बात तुम्हें कहाँ से मालूम हो गई? अरे पिछले हफ्ते तो आपने अदालत में ऐलान किया था, भूल गए? वो दवाई वाला केस। मैं पिछली 3 पेशी से बराबर अटेंड कर रहा हूँ वो केस। मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोग जज लोग हैं, और जज लोग कानून के आगे किसी को देखते ही कहाँ है। तुम अपनी हाथ छोड़ो साहब ये सब, आप तो पुलिस को फोन करो और मेरे को जल्दी से जल्दी जेल भिजवाओ। जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब अपने घर जाने की जल्दी किसको नहीं होती साहब? तो ये ना 11वीं चोरी है, कुल मिलाकर 7.5 साल रह चुका हूँ उधर, और फिर हर बार छूटो तो 17 तरीके की मुसीबत। वहाँ फुटपाथ पे सो, और बरसात आए तो हालत बदली। उधर कम से कम छप्पर तो है, और बाहर बाहर कोई काम ही नहीं देता साहब। आप चोर को भला काम देगा भी कौन? कई बार तो भूखा मरने की नौबत आ जाती है, लेकिन उधर जेल में वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार हम जैसे लोगों का पूरा ध्यान रखती है, और अपने बाहर निकल कर चोरों की बस्ती में रहने का है तो फिर अंदर क्या हो रही है? अब तो अपने संगी साथी भी वही रहते ना। एक सच बात बताऊं ना, तो जेल से बाहर निकलती ना ये घबराने से लग जाता है ना। By the way, तुमने अपना नाम क्या बताया? Name? My name is Pintu Paketman. My hobby is stealing. बास्केट मार। नाम पिंटू है, तो पाकेट मार तो जेल में रख दिया था दोस्तों ने। हाँ, वो तुम्हारे वकील साहब, हाँ उन्होंने क्या प्लान बनाया? हाँ, तो वकील साहब, तो हमने एक दिन वकील साहब से पूछा क्या कि वकील साहब आपको ऐसी अपने तरकीब जूते बताइए नीचे रखो। कि जेल से निकल तुम्हारे ही जूते गंदे हैं। 15 दिन में वापस भीतर आना हो क्या जाए। कर रहे हो? तो पता है वकील साहब ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि फौरन किसी जज के घर में चोरी करो, नहीं तो कम से कम उसका नाटक करो। जज सीधा पुलिस को फोन करेगा और उसकी गवाही से एक पेशी में मामला निपट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सजा होगी। अच्छा, हाँ साहब, लेकिन वो एक बात बार बार कहते रहे। कौन सी बात? यही कि चोरी कम से कम 250 रुपए से ना ऊपर की होनी चाहिए। लेकिन आपके यहाँ आके सब गड़बड़ हो गया। अब सोचा था कि ये घड़ी कम से कम 400-500 रुपए की तो होगी, मगर निकली 60 रुपए की। 60 की। अब आप ही बताइए कि आपके घर से ऐसा क्या चुराऊं जिससे ना बरामद माल की रकम 250 रुपए से ऊपर निकल जाए। हाँ, सोचने दो। क्या अरे जरा सोचने तो दो। कमाल करते हो जज साहब, 250 रुपए से ऊपर की कोई चीज है ही नहीं आपके घर। वही तो सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250। हाँ, किचन में मिक्सी रखी है। हाँ, तो बिजली की चक्की। हाँ। अरे नहीं साहब, इधर भी चक्की, उधर जेल में भी चक्की। आप कोई दूसरी चीज बताओ। फिर दूसरी चीज। हाँ, और तो कुछ आज नहीं आता है। हाँ, 8-10 किताबें, 250 हो जाएगा। किताबों की चोरी? हाँ, अरे क्या केस कमजोर हो जाएगा। आप ना रहने दो साहब, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। किताबों की चोरी करवाएंगे, नाम बदनाम करवाएंगे मार्केट में। साहब, अरे सुनो तो, ये कैसा रहेगा? वो सही से रखो तुम। खबरदार उसे हाथ लगाया तो अभी के अभी पुलिस को फोन करके अंदर करवा दूंगा तुम्हें। उसे नीचे रखो। अरे साहब तो यही ठीक रहेगा। देखा कितना गुस्सा आ गया आपको एकदम से। यानी ये चीज आपको जान से प्यारी है। सोना साहब, ये मेडल सोने का है। हाँ, वो सोने का है, उसे वापस क्यों नहीं रखते तुम? तब तो कम से कम 1800 का हुआ। कब मिला था आपको? कानून के इम्तिहान में। मुझे नहीं मिला था, मेरे बेटे को मिला था। उसे वापस क्यों नहीं रखते तुम? कहाँ है आजकल वो है? हाँ, अमेरिका चला गया होगा। सारे होशियार लोग वहीं चले जाते हैं। नहीं नहीं, तब तो फिर दुबई जरूर गया होगा। नहीं, समझा?
किसी दूसरे शहर में। हाँ। मैंने कहा ना नहीं। वो वो बहुत दूर चला गया है। साहब, मुझे माफ करना साहब, मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी को चुरा लूं। आप इसको रखिए, आप रखो इसको, मैं इस घड़ी से काम चला लूंगा। हाँ, घड़ी सही रहेगी। तो साहब आप कीजिए ना पुलिस को फोन और कहिए कि आपके घर में एक चोर घुस आया है, उसे आपने माल सहित पकड़ लिया। फौरन आओ, कीजिए ना साहब पुलिस को फोन। लेकिन एक मिनट, मुकदमा खत्म होने तक ये घड़ी तो पुलिस के कब्जे में रहेगी। घड़ी के बिना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब। नहीं नहीं, ये तो मैं रख ही नहीं सकता, मैं कुछ और ढूंढता हूँ। हाँ, कुछ और सही रहेगा। लेकिन फोन पर क्या करूं? मैं तो कुछ चुराया ही नहीं है। हाँ, मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था साहब। तो फिर अब दरअसल मेरे को वापस जल्दी जेल जाने की पड़ी थी। मैं सोचता था कि अगर काम आसानी से हो जाए तो फालतू की झंझट में काय को पड़ो। अब देखो ना, सड़क पर अगर किसी का कुछ छीन लो तो सब लोग चोर 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 की बम मचा देते हैं। और अगर पकड़े गए ना साहब तो लोग बहुत मारते हैं। उस समय साला हर कोई शेर हो जाता है। उस मार से तो 6 महीना जेल जाना बेहतर है। उसके बाद वो पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बड़ा वक्त लगता है साहब, बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए तो वकील साहब की सलाह से सोचा काम आसान हो जाएगा। तो कीजिए ना पुलिस को फोन। तुमने जो कुछ किया उसे चोरी कैसे कहो? क्यों? मेरे सामने ही घड़ी उठाई, उसे भी वापस रख दी। हाँ, लेकिन मेरे सामने ही मेडल उठाया, उसे भी वापस रख अरे दिया। मगर- और तुम्हारे पास तो छुरा भी नहीं है। अरे लेकिन मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। बताओ, घुसा था कि नहीं? है? नहीं, तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। अरे वो तो सच है, मगर ये भी तो सच है ना कि मैं आपके घर में गैर कानूनी तरीके से घुसा था। देखो, कानून तो मैंने तोड़ा ही, और ये भी सच है कि मैंने वो टेप रिकॉर्डर जानबूझ के चालू किया था जिससे आपकी नींद टूट जाए और आप मुझे पकड़ ले, है ना? है? हाँ, तुम पर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप लगेगा। अरे लगना ही चाहिए, तो कीजिए ना पुलिस को फोन। फोन तो करूंगा ही, छोड़ थोड़ी ना दूंगा। लेकिन लेकिन अदालत में गवाह के रूप में क्या बताऊंगा? इतनी सी बात? अरे साहब, आपको इतना ही तो कहना है कि फला फला तारीख को फला फला बजे आप सो रहे थे, इतने में भड़ाम से आवाज हुई, जैसे खिड़की से कोई कूदा। आप उठे, आपने बत्ती जलाई, मगर सामने कोई था नहीं। इधर में उस समय तुम कहाँ थे? तो आपके सोफे के पीछे। उसके बाद आप बोलोगे साहब कि आप अपने कमरे में वापस से जाकर सो गए, फिर वापस से टेप रिकॉर्डर चलने की आवाज हुई। आप फिर उठे, आपने फिर से बत्ती जलाई तो सामने ये आदमी खड़ा था। इसकी आंखों में हिंसा थी, ये आपकी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे आपको खा जाएगा। इसने बोला, ए खबरदार हल्ला उल्ला किया तो, वरना ये लैंप उठा के तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आप डर गए, चुप रहे। इसके बाद ये खतरनाक चोर आपके घर की तलाशी लेता रहा, लेकिन जैसे ही ये किचन की तरफ गया, आपने इसे भीतर धकेलकर किचन का दरवाजा बाहर से लगाया और सीधा पुलिस को फोन किया। योर ऑनर, अगर उस दिन मैं हिम्मत से काम नहीं लेता तो ये खतरनाक चोर ना जाने क्या कर बैठता। योर ऑनर, ऐसे खतरनाक चोरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। सिंपल है साहब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे स्टोरी, भगवान जज साहब, स्टोरी तो ऐसे ही बनानी पड़ती है ना। अब देखो, चोर है तो खूंखार नजरों से देखेगा जरूर और मारने काटने की धमकी जरूर देगा, और फिर जब चोर पकड़ा जाता है ना तो पकड़ने वाले की चालाकी और उसकी होशियारी का जिक्र जरूर होता है। और फिर वो आखिरी अपील
ऐसे खतरनाक चोरों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये सब झूठ है। अरे स्टोरी तो ऐसे ही बनती है साहब। अब देखो, आपको भी तो हर मुकदमे में दो स्टोरी सुननी पड़ती है कि नहीं, है ना? एक सरकारी वकील की और एक बचाव के वकील की। एक कहता है मैंने किया, एक कहता है मैंने नहीं किया, एक कहता है मारा रे, एक कहता है मैंने नहीं मारा। तो आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। अब जैसे मेरे मामले में कोई स्टोरी तो है नहीं, और जब नहीं होती ना तो साहब बनानी पड़ती है। देखो, सरकारी वकील दो स्टोरी बनाए और आपको जो स्टोरी बनाने का है ना आप बना लेना। मैं तो वहां अदालत में खड़ा खड़ा मुंडी हिला दूंगा। अपने दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं, आप पुलिस को फोन करो ना साहब। बैठो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ठीक। मैंने कहा ना बैठो। अच्छा ठीक है, आप फोन कीजिए ना साहब। 10 लगा। तुम इंगेज? अब वो तो होगा ही। आप 217435 डायल कीजिए। अरे कीजिए ना साहब। 2174 लगा। तुम अच्छा, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स? लगता है सब सो गए। आपके पास गाड़ी है? नहीं। क्या चौकी, आपके पास गाड़ी नहीं है? एक पर तुम गाड़ी का क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही एक आइडिया आ गया था दिमाग में। आइडिया? हाँ, कैसा होता कि आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते। यहाँ से काफी दूर है, वरना पैदल ही चलते। आप कहें तो मैं टैक्सी पकड़ लूं? बैठो। अरे मेरी बात मैंने कहा ना बैठो। अच्छा ठीक है, आप फिर से फोन कीजिए ना साहब। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ट्राई कर लूंगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? मैं जो पूछता जाऊं उसका जवाब दोगे? अदालत की कार्रवाई। ये तो फिर तुम बार बार खड़े क्यों हो जाते हो? बैठो। और जब मैं पूछता जाऊं उसका जवाब दो। अच्छा साहब, आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं आपसे पूछूं। एक सवाल, एक। पूछ। तो साहब, इस घर में आप अकेले रहते हो क्या? हाँ। और भाभी जी? क्या? चाची जी? क्या बोल रहे हो तुम? मामी जी? अरे क्या बकवास करते हो? अब आप जज हैं, मैं चोर हूँ, उनको समझ में नहीं आता, क्या कहूँ? वो भी नहीं है। आज से 5 साल पहले बीमार थी क्या? नहीं, बेटे के जाने का गम नहीं सह। ओहो, बड़ी दिक्कत होती होगी साहब। कुछ खास नहीं, दिन भर नौकर रहता है, रात को चला जाता है। फिर भी अकेलापन तो बड़ा महसूस होता ही होगा साहब, हैं? सवाल मैं पूछने वाला था, पूछने लगे तुम। साहब, किचन में सामान रखा हो तो एक कप चाय हो जाती, मजा आ जाता। नहीं। अरे क्या नहीं, कड़कड़ाती बारिश में गर्मा गर्म चाय बना के लाऊंगा, मजा आ जाएगा। बोलो। अरे बेशरम हो तुम। बचपन से ही साहब। बोलो, बना के ले आओ। बोलो। जाओ। और आपके लिए भी ले आओ। नहीं। अरे एक कप चाय में क्या होता है, पी लो ना। वो मुझे नींद नहीं आएगी ना तो। नींद? अब नींद का वैसे भी कहाँ सवाल, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर लेते। बोलो बना लो। अरे मजा आ जाएगा एक कप चाय में तो। जाओ बना लाओ। ठीक है साहब। साहब, अगर आप चाहें तो पीछे से आकर किचन का दरवाजा बाहर से लगा सकते हैं। मतलब ये कि पुलिस के आने के बाद खोलोगे ना तो बात जम जाएगी। और पुलिस के आने तक तुम क्या करोगे किचन में? और क्या करूंगा साहब, चाय बनाकर पीऊंगा, कुछ खाने का होगा तो खाऊंगा, और अगर फिर भी पुलिस नहीं आई ना साहब तो मैं तो यही गद्दा डाल के सो जाऊंगा मस्त। बिस्किट साहब, ये बिस्किट खा लो। हाँ हेलो। मलाई साहब, ये मलाई खा लो।
उसमें बस तुम। हाँ हाँ ठीक है। सारी सेवई में से बदबू आ रही है। तुम चोरी जैसी बात को इतना नॉन सीरियस कैसे ले सकते हो? आदत आदत पड़ गई है साहब। ये ना 11वीं चोरी है। हर बार जेल से छूटो तो फिर एक नया अनुभव। अब एक बार ऐसा ही हुआ, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के घर में घुसा और वो चोरी मैंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करी थी। अब हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत तो होती है ना साहब। अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था। इसी बात कर रहे हैं जज साहब। हर आदमी सही जगह पे थोड़ी ना होता है। तो मैंने बड़ी प्लानिंग करी थी। मैंने फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया। उसने बताया कि आया तो था वो हीरो बनने बम्बई, लेकिन बन गया घरेलू नौकर। तो साहब मैं उसको बड़े से 5 स्टार होटल में लेके गया, खाना आना खिलाया और उससे मस्त दोस्ती जमाई। और फिर हम दोनों के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ साहब कॉन्ट्रैक्ट। चोरी के माल में 50-50। नौकर ने बताया कि अगर काम ठीक से हुआ तो वो खुद फिल्म प्रोड्यूसर बन जाएगा। मैंने बोला बन जा भाई, अपने बाप का क्या जाता है, अपने को तो मतलब था अपने 50% से। फिर नौकर फिर खुला साहब और उसने वो रहस्य खोला और बताया कि किचन में लॉफ्ट के नीचे। अब तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं, उसने बताया कि किचन में लॉफ्ट के नीचे करीब करीब 20 लाख रुपया नोट ही नोट, पैसा ही पैसा। पर जब नौकर को जगह मालूम थी, हाँ तो उसने खुद क्यों नहीं चुरा लिया? हाँ, हिम्मत चाहिए साहब। अगर हिम्मत होती तो वो नेता नहीं बन गया होता। नौकर काहे बना रहता? तो उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। नौकर ने बताया कि अमुक तारीख को मालिक एक पार्टी में जाएगा, और पार्टी का मतलब करीब करीब 2 बजे। उन दिनों उसकी घरवाली और इकलौती बेटी कश्मीर गए होंगे, मतलब सोना घर और हर खिड़की दरवाजे का मेरे को पता। मैं करीब 11 बजे वहां पर पहुंच गया, सीधा किचन की तरफ गया। जानकारी बिल्कुल सही थी और घर एकदम खाली। मैंने किचन के लॉफ्ट के नीचे के हिस्से को खोदा और वहां पर स्टील का एक बड़ा सा कैबिनेट था। और कैबिनेट वगैरह तो साहब अपन यूं खोल लेते, यूं। कैसे? है यूं, कैसे? यूं यूं। अरे, कितने रुपए थे उसमें? यही कोई 20 लाख रुपए थे साहब, लेकिन थे सब 100-100 के नोट। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको भी मजा तो आ रहा है ना? आज तुम आगे क्यों नहीं बताते? तो चोरी, बलात्कार, हत्या और पॉलिटिक्स, इनके बिना कोई अखबार चल ही नहीं सकता। तो साहब मैंने बड़े से सूटकेस में वो सारे नोट भरे। अब समय था तो सोचा कुछ खा लूं। मैं गया फ्रिज की ओर। मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में इतना सारा खाना, लेकिन मेरी नजर उस चमचमाती चिल्ड बियर की बोतल की तरफ गई। मैंने बियर की बोतल निकाली, फांसी में रखा था चीज, मैंने चीज भी निकाला। फिर मैंने बियर की चीज खाया, तो बियर की चीज खाया और बस पीता गया। अरे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बियर खत्म हो गई साहब। बियर खत्म होने के बाद क्या हुआ? फिर क्या साहब, चलने को ही हुआ और यही गड़बड़ हो गई। गड़बड़? हाँ साहब गड़बड़। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया, काफी पिए हुए था, नशे में एकदम धुत, अपनी किसी पिक्चर का गाना गुनगुना रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? मैं सटकने की तैयारी में था, लेकिन उसने मुझे देख लिया और उसने बिल्कुल आप ही की तरह पूछा कि कौन हो तुम? मैंने भी सोचा कि भैया अब तो फंस गए हैं, कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। मैंने भी हिम्मत से काम लेते हुए कहा, चोर हूं मैं। उसके होश उड़ गए साहब, वो चीखने को ही था, चोर चोर चोर। मैंने कहा चुप, बिल्कुल चुप, एकदम चुप। लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब ये 20 लाख रुपए सबकी निगाह में आ जाएंगे, फिर इनका हिसाब कहां से देगा? चुप रहे। वो
पता नहीं मेरी बात का जादू कैसे चल गया साहब। मैंने तो पत्ती दी थी और मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि ब्लैक मनी वालों के यहाँ चोरी हो जाती है ना, तो रिपोर्ट में बहुत कम पैसा लिखवाते हैं ये लोग। तो क्या वो चुप हो गया? नहीं साहब, उसने किचन का दरवाजा लगाने की कोशिश की। मैंने बोला बेटे पुलिस को बता दूंगा कि ये 20 लाख रुपए मैंने तेरे घर से चुराए थे और पैसा छुपाने की पूरी ज्योग्राफी बता दूंगा। इतना सुनकर उसने दरवाजा नहीं लगाया साहब और मेरे को इज्जत से बाहर बुलाया। मैं भी अकड़ के बाहर आया। वो बोले देख रहे जेब में रिवॉल्वर है। हाँ। तुम्हारे जेब में रिवॉल्वर है? अरे नहीं साहब, इतनी खतरनाक चीज मैं नहीं रखता, वो तो सिर्फ धमकाने के लिए है। एक मिनट, हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? आपके यहाँ आने का मकसद तो जल्दी से जल्दी जेल जाने का था, आपको धमकाने से क्या ही फायदा। वही साहब। फिर क्या हुआ? उसने फोन किया होगा ना पुलिस को? हाँ फोन की अच्छी याद दिलाया, फोन करो ना पुलिस को। नहीं, पहले तुम अपनी बात पूरी करो। मेरी बात में मजा तो आ रहा है आपको, है ना? तुम आगे क्यों नहीं बताते? तो साहब फिर क्या, हम लोग आ गए ड्राइंग रूम में। वो ड्राइंग रूम क्या था? साला महल। उसके बाद उसने मेरे से बोला कि तुम सूटकेस मेरे को दे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करूंगा और तुम जेल जाने से बच जाओगे। तो उसने ऐसा कहा? हाँ साहब, मैं 1 मिनट में समझ गया कि एक चोर नहीं 2 चोर बात कर रहे हैं, तो अपना भी ताव खाना स्वाभाविक था। मैंने भी बोला अरे बेटा कर, चल तू फोन कर। अबे तू फोन नहीं करता तो ला मैं करता हूँ। साले मैं पुलिस कमिश्नर इनकम टैक्स दोनों को फोन करूंगा, इधर मैं अंदर तो उधर तू अंदर, समझा? तो उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरे से बोला लेट अस कॉम्प्रोमाइज। हाँ साहब, कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि उसने मेरे से बोला कि तुम 5,000 लो और चले जाओ। और तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता? मैंने बोला कि दादा कम से कम 5% तो होना ही चाहिए, और मैं जानता था कि वो देगा, उसका बाप भी देगा साले का। तो उसने 1 लाख रुपया दिया? या काहे नहीं साहब, हमने अटैची से 1 लाख रुपया निकाला, टेलीफोन का तार काटा, दरवाजा किया पहाड़ से बंद और उसको टाटा बाय बाय गुड नाइट बोल के अपन बाहर आ गए और हमको बिना चोरी किए 1 लाख रुपया मिला। लेकिन तुमने चोरी की। अच्छा, और उसने क्या किया था? बिजनेस। देखो, ऐसे बातों को उलझा नहीं सकते तुम। साहब चाय, अरे मैं चाय तो बोलेगा, आप फोन करो मैं चाय लेकर आता हूँ। हेलो। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। कब? ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। किसका फोन है साहब? मेरी बेटी का। आपकी बेटी? हाँ, टाटा नगर में रहती है। हाँ, उसका पति इंजीनियर है वहाँ पर। अरे वाह, और बाल बच्चे भी है क्या? है? बाल बच्चे भी है ना। हाँ। 2 छोटे। अच्छा। पूरा दिन शरारत करते रहते हाँ। हैं वो क्या करेंगे? हाँ। चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। अच्छा। खुद तो बन जाएंगे सिपाही। हाँ। और मुझे बना देते हैं चोर। कमाल के नाती पोती है साहब आपके। चाय पीजिए, चाय पीजिए आप। क्या बारिश हो रही है सर, हैं? अच्छी बनी। तजुर्बा साहब। अरे वो तुम्हारी बात तो रही गई। आप मेरी बात में कहाँ इंटरेस्ट? जब से आपकी बेटी का फोन आया है तब से आपका पूरा ध्यान तो वहीं लगा होगा, और होना भी चाहिए। इतने दिनों बाद जो आ रही है। बेटी आ रही है तो आ ही जाएगी, लेकिन तुमसे बात करने का मौका और कब मिलेगा? अदालत के बाहर पहली बार किसी चोर से बात करने का मौका मिल रहा है।
आगे शायद ना मिले। हाँ? सही बात। तो तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? यानी आप सचमुच सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने आखिर उन 1 लाख रुपयों का किया क्या? ठीक है, तो देखो 50,000 रुपए तो मैंने उस नौकर को दे दिए। पूछो क्यों? क्यों? प्रॉमिस प्रॉमिस साहब, आखिर अपना भी कोई उसूल है। तुम्हारे मन में बेईमानी का कोई ख्याल नहीं आया? काहे को आता? इतनी बड़ी रकम के बावजूद। अब कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करती है क्या? अब देखो, जैसे मैंने 500 रुपए की चोरी की तो भी 6 महीना जेल, और 5,000 रुपए की चोरी की तो भी तो 6 महीना जेल। अब बेईमानी तो बेईमानी होती है साहब। तो एक बार हुआ ये कि एक मिनट, तुमने उन बचे हुए 50,000 रुपयों का क्या किया? आप अपना मुद्दा नहीं छोड़ते। हाँ, मैं नहीं छोड़ता। बताओ। साहब, अगर आपने मेरे किस्से सुने तो आपको मेरे से हमदर्दी हो जाएगी, और फिर अदालत में आपकी गवाही पर इनका असर हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि अदालत मेरी सजा कम कर देगी, और यही तो मैं नहीं चाहता। अदालत में मेरी गवाही पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम बताओ, आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं ना? तब तो फिर आपको इसका कोई तजुर्बा नहीं। गवाही देने के लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। अब एक बार ऐसा ही हुआ, मैं एक घर में घुसा। अरे घुसना ही पड़ता है? इधर उधर देखा तो घिसा पिटा फर्नीचर, किचन में एल्यूमिनियम के 4 बर्तन, और बाहर खिड़की पर सूखते कपड़े। तो तुम वापस चले आए होंगे? नहीं साहब, मैं नहीं आया। मैं गया सीधा बेडरूम की तरफ। मैं जानता था कि लोग अपना असली माल बेडरूम में किसी स्टील अलमारी के अंदर छिपा के रखते हैं, तो मैंने भी बेडरूम के दरवाजे पे कान लगा, और अंदर से आवाजें आ रही थी, एक आदमी और एक औरत की। पति पत्नी होंगे? अरे जज साहब, यही तो आपका जजमेंट गलत हो गया। बात कुछ ऐसी थी कि छोड़ो। अरे तो क्या बातचीत बताओ ना। अरे नहीं छोड़ो। अरे तुम बताते क्यों नहीं कि बात क्या थी? इसको छोड़ो, मैं उन 50,000 रुपयों के बारे में बताता हूँ साहब। नहीं, तुम ये बताओ कि अंदर से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी? अरे बताओ ना। सही में सुनना है? हाँ। तो साहब आदमी कह रिया था, डार्लिंग, मोहब्बत करने वालों का खुदा भी इंतजाम कर ही देता है। अब देखो ना, तुम्हारे घर वालों की नाइट शिफ्ट लग गई, वरना ये जन्नत का सुख कहाँ से मिलता। इस पर औरत ने कहा, क्या कहा? मेरे डैश डैश, मेरे डैश, मेरे डैश डैश। ये डैश डैश क्या है? ये अल्फाज आपकी उम्र के लायक नहीं है साहब। सब मेरी उम्र के लायक है, तुम बताओ। औरत कह रही थी, मेरे राजा, मेरे बालक, मेरा पति तो साला बस यूं ही है, दारू पीकर आता है और अपने सारे दोस्तों को बताता है कि वो जहां भी जाता है ना, सारी औरतें उसके पीछे मरती हैं। अपनी कमजोरी को छुपा के मर्दानगी के किस्से करता है। लेकिन तूने राजा मुझे सुख दिया, मुझे प्यार दिया। तो बातचीत चलती रही और तुम सुनते रहे। अरे ऐसी इंटरेस्टिंग बातें कौन नहीं सुनेगा साहब, चोरी तो लगी रहती है। लेकिन तुम बाला तो अंदर से बंद था ना। हाँ, अब यहीं पे आता है जनरल नॉलेज काम। अब देखो, बातचीत से एक बात साफ थी कि वो औरत पास के ही किसी मकान में रहती थी। उसका मर्द नपुंसक था। ये आदमी आता, उसको साड़ी पहनाता, जेवर पहनाता, उसके बाद इसका श्रृंगार करता। पर इस जानकारी का फायदा क्या? फायदा साफ था, वो दोनों कमरे के बाहर जरूर आते, अलमारी वगैरह एसी की एसी खुली छोड़ देते। वो आदमी उस औरत को अपने घर पहुंचाने जाता और मेरे लिए रास्ता अपने आप बन जाता। तुम्हारा अंदाजा सही निकला। बेशक सही निकला साहब, बिल्कुल सही निकला। वो दोनों कमरे के बाहर निकले, मैं एक और दुबक गया। वो दोनों हंसते खिलखिलाते कमरे के बाहर, और
मैं सीधा कमरे के अंदर कैमरे उठाए और सीधा बाहर आ गया साहब। और मेरे को बिना चोरी किए 15,000 रुपया मिला। लेकिन इस जानकारी का फायदा क्या? तुम तो पकड़े ही नहीं गए। पकड़ा कैसे नहीं गया साहब? उस गधे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और गधापन आगे बढ़ा। अब आप तो पुलिस को जानते ही है ना साहब, जिसको पकड़ना चाहती है उसको पकड़ लेती है। वो चोरी का माल बेचते समय मैं हाथ लग गया। लेकिन इसका गवाही से क्या संबंध? अरे गवाही होने से पहले उस औरत का मर्द हवालात में मुझसे मिलने आया। हाँ साहब, वो आया और कहने लगा, भैया भैया मेरी औरत अरे क्या कर रहे हो तुम? के बारे में कुछ अरे क्या कर रहे हो? मेरी बड़ी बदनामी। अरे क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ। छोड़ो। नाहक उस औरत पर गैर वफादारी का एक मुकदमा और चल जाता। मैंने भी सोचा कि अगर एक नपुंसक आदमी ने एक औरत को धोखा देकर उससे शादी की तो उस औरत ने भी तो धोखा देकर देह का सुख उठा लिया। तो इसमें बुराई क्या है? बताओ। ओ हरामजादा। हरामजादा साहब, मुंह से गाली निकले तो कितनी राहत मिलती है ना। हरामजादा। तो साहब मैं क्या करता? सजा तो उतनी ही मिलती जितनी बताने पर होती। इसीलिए मैंने अदालत में इन सब का जिक्र किया ही नहीं। फट से एक स्टोरी बनाकर सुना डाली। उधर सरकारी वकील खुश, अदालत खुश, मियां बीवी खुश और यार खुश। चारों ओर खुशी खुशी। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुमने हलफ उठाई थी। क्या उठाई थी? तुमने शपथ ली थी। शपथ? आपकी शपथ भी बड़ी मजेदार चीज है साहब। इससे तो मन का रहा सहा डर साफ निकल जाता है। शट अप। इसीलिए कहता हूँ आप मेरी बात मत सुनो। आप करो भैया बड़ी बच गई। अरे जज साहब, इतनी रात के जाग रहे हैं? हाँ लगता है कोई मेहमान आए हैं। आज की ताजा खबर सुना दूं मैं आपको? नहीं। अरे सुनिए तो, एक दवाई कंपनी का घपला सामने आया है। ठीक है वो भाई। लोग कैप्सूलों में कुछ बेसन जैसी चीज भर कर बेच रहे थे। मैं अब ना जाने कितने लोग मर गए होंगे। अरे अब कहते हैं उनको एडल्ट्रेशन और ड्रग एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। भाई साहब लेकिन क्या फायदा, जमानत पर छोड़ भी दिया गया है। हाँ अब छोड़ नहीं था, पकड़ा गया था। मैं कल सुबह अखबार में पढ़ लूंगा भाई साहब। कैसी बात कर रहे हैं? स्वयं पत्रकार आपको ताजा खबर सुना रहे हैं। हाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये साले समाज के दुश्मन है, दुश्मन। इन सबको तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। इन सब मामलों में मैं क्या कह सकता हूँ? हो सकता है केस आपकी अदालत में आ जाए, हो सकता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ आएगा तो मैं देखूंगा। गुड नाइट। लगता है आपके कोई पुराने परिचित हैं। हाँ। वरना आप इतनी देर रात तक तो हैं, जागते ही ना कभी। गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। साहब, ये आदमी आपका पड़ोसी है? हाँ, साथ ही पत्रकार भी। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? अब वो तो बताऊंगा ही साहब, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं? पूछो। साहब, ये दवाई वाली कंपनी बड़ी कंपनी ही होगी। अब इन लोग ने कैप्सूल में बेसन जैसी कोई चीज भरकर बेच दी। हजारों लोग हो सकता है मर गए हों, तो इनको दफा 302 यानी मर्डर के लिए गिरफ्तार काहे को नहीं करते? गिरफ्तार पुलिस करती है, अदालत नहीं। और जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता, हर आदमी बेकसूर है। आप, ये दवाई कंपनी के मालिक लोग ये तो सब पढ़े लिखे होते हैं। हम सरीके चोर थोड़ी ना होते हैं।
लेकिन फिर भी ये लोग बेईमानी क्यों करते हैं? और क्यों ये लोग पैसों के लिए लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं? मैं मानता हूं कि मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू करी, और गरीबी भी कोई मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है साहब। गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं होता, लेकिन इन लोग के पास पैसा है। ये लोग आलीशान बंगले में रहते हैं, रेस खेलते हैं, स्कॉच पीते हैं, और मत पूछिए ना जाने क्या क्या करते हैं। मगर फिर भी ये लोग पैसों के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू है? साहब ये मर्डर है, मर्डर। मैं इन मामलों पर बहस नहीं करना चाहता। हम कानून के बाहर नहीं जा सकते। ड्रग ऑल्टरेशन, ड्रग एडल्ट्रेशन। हाँ वही। उसमें कितनी सजा होती है? गुनाह साबित हो गया तो 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 साल। यानी कुल मिलाकर हमारी ही जितनी। कमाल है, हम लोग छुरा रखते हुए भी डरते हैं, और ये लोग कत्ल करते हैं मगर खून का कतरा तक नहीं टपकता। तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं जज साहब, लेकिन देखिएगा ये लोग कैसे कैसे वकील लगाते हैं। अरे वकीलों की कौम भी एक ही कौम होती है। जानती है कि मर्डर हुआ है, पर पता नहीं कानून कहां से ढूंढ कर लाती है कि इतना रुपया लेकर क्या करेंगे ये लोग। मैंने कहा ना, मैं इन मामलों पर बहस नहीं करना चाहता। बहस तो मैं भी नहीं करना चाहता जज साहब, लेकिन दिमाग है तो सवाल तो उठेंगे। अरे अभी तक आपकी बातचीत चल रही है। जरूर पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी, है ना? कोई है ना? खास बात? खास बात? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फीचर आर्टिकल कर ही डालूं। फिर देखा तो कार्बन पेपर ही नहीं था। आपके पास हो तो सो गए होते तो आपको तकलीफ थोड़ी ना देता, पर आप तो जाग रहे हैं। ये लो। क्या बात है, आपके मेहमान काफी फुर्तीले और जिंदा दिल लगते हैं। अरे वाह, काफी सारे हैं। लो फिर दे दो। अरे देखिए है तो रख लेता हूँ, काम आएंगे। धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद भाई। तो साहब, ये पेपर वाला मुझे आपका मेहमान समझ रहा है। आपने भी मना नहीं किया। अगर इसने कल अखबार में छाप दिया कि एक जज को चोर के साथ चाय पीते देखा, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं उन्हें जानता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? आप अपने मुद्दे को नहीं छोड़ते साहब। हाँ, नहीं छोड़ता। तुम बताओ ना, आखिर तुमने उन 50,000 रुपयों का किया क्या है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए वो भी बिना चोरी किए। एक चोर की दौलत दूसरे चोर की जेब में। अब साहब, रुपया मिला तो सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली। एक बड़े से 5 स्टार होटल में जाके लंच किया, सूट पहना और मेरे को 10 रुपया टिप भी दिया। अब सूट और 10 रुपया टिप, बस सलाम साहब, सलाम साहब। ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सूट नाम की चीज बड़ी कमाल की छोड़ के गए। इसको पहन लो और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लो, जैसे हेलो हाय, एकदम जेंटलमैन। आप कभी गए 5 स्टार होटल में? नहीं। हाँ, अब नौकरी पेशा आदमी के लिए वहां पर अपने पैसों से जाना परेशानी का काम तो है। तो साहब, 5 स्टार होटल में जाने के बाद लगा कि अपन को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। यानी मेरा अंदाजा सही निकला, तुम भले आदमी बनना चाहते थे। भला आदमी? हाँ। आप भला आदमी किसको मानते हैं? कानून में तो इसका कोई बयान नहीं है। यानी कानून भी भले आदमी को बयान करने के लायक नहीं समझता। जो कानून को मानता है वो भला आदमी। नहीं साहब, नहीं। देखो, मैं तो भला आदमी उसको मानता हूँ
जो सिर्फ अपने काम से काम रखता हो, वो जो सब कुछ देखते हुए भी बिल्ली की तरह आंख मूंद कर दूध पीता हो। भला आदमी तो वो है जिसको हर किसी दूसरे का काम झंझट नजर आए, वो दफ्तर में काम करने वाले मास्टर वगैरह। तो तुम भला आदमी नहीं बनना चाहते? हाँ, मैं तो जेंटल मैन बनना चाहता था। बने कि नहीं बने? बना कायरी साहब, मगर उसी जोश में मारा गया। मैं कुछ समझा नहीं। अब 2-4 दिन मौज मस्ती करने के बाद सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। किस्मत साथ दे रही थी। अब उधर बंबई में तो कुछ करना वैसे भी नामुमकिन सा हो गया था। पुलिस वाले भी बराबरी से बात करने लगे थे। तो मैंने सोचा कि किसी दूसरे शहर में चला जाए भैया, और फिर आया मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में, यानी एग्जैक्टली कहाँ? इंदौर। आप कभी गए हो इंदौर? नहीं। अरे जाना चाहिए साहब, क्या शहर है, क्या लोग हैं, और क्या तो जुआन है। अरे कर रहा हूँ भाई, अरे जा रहा हूँ, अरे खा रहा हूँ भाई साहब। इंदौर में जाकर तुमने क्या किया? हाँ, तो इंदौर में मिल गए अपने को रसूल भाई। भाई रसूल भाई। हाँ साहब, रसूल भाई। क्या दानेदार आदमी, जुबान क्या है, मिस्री टपकती है मिस्री। 3 साल के लोंडे को भी आप के बुलाता था। इधर ही था अपने साथ बंबई में, मोहम्मद अली रोड पर फुटपाती दोस्त। तो एक दिन रसूल भाई ने मेरे से पूछा, अरे बेटा पिंटू, धंधा करोगे? मैंने बोला रसूल भाई नेकी और पूछ बिल्कुल करूंगा। तो किस बात का धंधा किया तुम? हाँ, हमने धंधा किया फर्नीचर का। अब जेल में बढ़ईगिरी सीखी थी, कहीं तो काम आती। तो हमने अपनी दुकान का नाम रखा आशियाना फर्नीचर एंड डेकोरेटर। हाँ साहब, सारे कागज अंग्रेजी में छपवाए। अब उधर इंदौर में अंग्रेजी का बड़ा भक्का है साहब, भयंकर। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, रसूल भाई की मीठी जुबान, बस धंधा चल निकला, ग्राहक आने लगे। और एक बात साहब, अपन ने अपनी जेंटलमैनी कमी नहीं छोड़ी। जब देखो तब सूट में, और सूट में रहो ना तो दुकान भी एकदम फर्म लगने लगती है। अब इसी दौरान बड़े बड़े लोगों से मेलजोल होने लगा। और रसूल भाई के कनेक्शन, आप नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो, लेकिन इस पार्क नहीं। अब उसने वहां के आदिम जाति कल्याण वालों को भिड़ाया। ट्राइबल वेलफेयर। क्या बात है साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब उनको जरूरत थी तख्त पोशों की। उनके हॉस्टल चलते थे ना, तो उनके लिए एकदम 5000 तख्त। फिर रसूल भाई ने ना जाने क्या कनेक्शन फिट किया कि कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल गया। फिर तख्त बने नहीं बने, लेकिन कर कराकर हमको कुछ 1.5 लाख रुपए का फायदा हुआ साहब। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए का। अब साहब, जब इधर चोर हो और उधर चोर हो तो बस फायदा ही फायदा होता है। अब हुआ ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हमारा आना जाना शुरू हुआ एक सरकारी अफसर के यहाँ, और यहीं से शुरू होता है रोमांस। रोमांस? हाँ साहब, रोमांस। उसकी लड़की के साथ, उसका नाम था रागिनी। उस रागिनी के तो मेरे जीवन में आते ही मेरे जीवन का सुर बदल गया साहब। हमेशा सोचता था ऐसा करूंगा तो क्या सोचेगी, वैसा करूंगा तो क्या कहेगी। हम लोग साथ घूमे फिरे, होटल में गए, पिक्चर देखी। ऐसा लगता था जैसे जीवन में किसी ने गुलाब जल छिड़का हो। गुलाब जल? हाँ साहब, ये अल्फाज मेरे नहीं है, एक शायर के हैं। और आप तो जानते ही, इंदौर तो बस शायरों का शहर है। क्यों भाई? तो उसके बाद क्या हुआ? तुमने उस लड़की से शादी की या नहीं? हाँ, आखिर आप भी हीरो हीरोइन का मिलना ही पसंद करते हैं, लेकिन जिंदगी फिल्म तो नहीं ना साहब। अब हमारी शादी लगभग तय हो गई थी, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और जिंदगी काफी भरी भरी लगने लगी थी। मगर इसी बीच एक हादसा हो गया साहब। हादसा? हाँ साहब, हादसा। इंदौर में चोरियां होने लगी। बड़े बड़े व्यापारी और अफसरों के घर की तिजोरियां खुलने लगी। ये साले अखबार वाले
उड़ा दी होगी किसी ने खबर, बम्बई की गैंग है, बम्बई की गैंग है। तब तब क्या बम्बई की पुलिस आ गई और तुम पकड़े गए। मैंने चोरी की हो तब ना, लेकिन मैं फंस गया बेफालतू में साहब। लेकिन अभी तुमने मुझसे कहा कि अरे वाह, आपके मेहमान तो अभी तक हैं। अरे वो जोर जोर से आवाजें हो रही थी, तो सोचा जज साहब के घर में कोई चोर घुस गया। चोर? जज साहब के घर में चोर? किसी बात कर रहे भला, जज के घर में किसी चोर के घुसने की हिम्मत होगी? जज साहब देखिए ना, किसी बात कर रहा है, खास बात। खास बात बताई थी ना, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फीचर आर्टिकल पूरा कर ही डालूं। तो हो गया। लगभग हो गया। जज साहब देखना, इस बार जरूर धमाका होगा, धमाका। हाँ कीजिए, धमाका कीजिए। और कुछ? भाई साहब कितने मजाक किए हैं। हो गया भाई साहब, मजाक देखा बोला था ना, मजाक करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जैसा मैं कह रहा था, गुड नाइट। यही तो कह रहा था, गुड नाइट कह रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट अच्छा। साहब ये आदमी बार बार क्यों आता है? इसे नींद ना आने की बीमारी है, सोचता है कि इसके हर एक लेख से क्रांति मच जाएगी। लेकिन साहब बात बिगड़ती जा रही है, ये आदमी बार बार आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप जल्दी से फोन कर दो, फोन कर दो साहब जल्दी से। हाँ, कर ही देना। हाँ फोन तो डेड है। क्या? हाँ, तुम खुद देख लो। दिखाओ। अरे ये तो सही में डेड है। अब क्या होगा? तुम बेफिक्र रहो, मैं मामले की रिपोर्ट जरूर करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। पक्का करेंगे ना? हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन साहब एक सवाल और पूछूं आपसे। पूछो। असल में ना साहब, ये सवाल मैंने कई बार कई लोगों से पूछना चाहा, मगर कोई सही जवाब नहीं मिला। आपके सामने ना जाने क्यों हिम्मत हो रही है पूछने की। पूछो। साहब ये गुनाह और पाप, इन दोनों में क्या फर्क है? कानून तोड़ना गुनाह है और पाप की भाषा में ये शब्द नहीं आता। तो फिर कहां आता है? पाप और पुण्य ये मनुष्य के अपने धर्म के शब्द हैं। जो खुदा का कानून तोड़ता है वो पापी। फिर तो ठीक है साहब, मैं गुनहगार सही मगर पापी नहीं हूं। परमात्मा ने मुझे बाल बाल बचा लिया। और कल जो आप फैसला सुनाने वाले हैं उसमें क्या हुआ है, गुनाह या पाप? तुम बार बार उस फैसले के बारे में क्यों पूछते हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? कल का फैसला अदालत में सुनाना होगा, उसके बारे में कुछ भी बताना कानून के खिलाफ है। फैसला मैं लिख चुका हूं, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी, वो बिल्कुल कानून के अनुसार है। और अगर मेरी बात सुनने के बाद में आपको गुनाह और पाप में फिर से सोचना जरूरी हो जाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उस मामले में बहुत कुछ जानता हूं। क्या जानते हो? यही कि जिस आदमी ने कबूली गवाही दी है ना, वो खरीदा गया है। तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? फिर तो रहने दो साहब, आप एक काम करना, कल अदालत में जाकर अपना फैसला सुना देना। मैं शाम को हवालात में रहूंगा ही, आप वहां पर आके मुझसे सारी बात सुन लेना। आपकी दोनों बातें हो जाएंगी, आपका अपना उसूल भी बना रहेगा
और आपको मुझसे सच्चाई भी मालूम हो जाएगी। मेरे लिए वही सच्चाई है जो अदालत में कही जाती है। मेरा उस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है जिसका संबंध अदालत से बाहर हो। फिर तो पूरी बात ही खत्म हो गई साहब। छोड़ो, हटाओ। आप तो फोन करो पुलिस को और मेरे को जल्दी से जेल भिजवा दो। तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं आपका फैसला अदालत में आने से पहले कोठरी में पहुंच जाना चाहता हूं साहब। बाहर 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 पता नहीं क्या होगा। चाहे कोई और बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे थे। कानून तो तुमने तोड़ा ही है, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार जरूर करवाऊंगा। एक इंसान के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। यानी आप एक जज के साथ साथ एक इंसान के रूप में भी सोचते हैं? हाँ, पर इन दोनों बातों को मैं अलग अलग रखता हूं। तो क्या इन दोनों को अलग अलग रखना इतना आसान है? तुम चोर होकर इतने बुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? और आप जज होकर भी इन बुनियादी सवालों की ओर जाना नहीं चाहते? जज साहब, आपके लिए मेरे मन में गहरी इज्जत हो चली है। आखिर आप कहीं तो पक्के हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? मैं कुछ समझा नहीं। अब हमारे सामने तो दोनों तरफ की सच्चाइयां आती हैं, एक बाहरी दुनिया की भी और एक अदालत की दुनिया की भी। अब देखिए, आपने मुझसे बार बार पूछा कि मैंने उन बचे हुए 50,000 रुपयों का क्या किया, कैसे खर्च किए, क्योंकि उस कहानी में एक सस्पेंस है कि चोर के पास 50,000 रुपए। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं चोर बना कैसे। असल में आपको ना यहां से शुरू करना चाहिए था साहब, तब आपको अपने आप समझ में आ जाता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। सारी जिंदगी में एक ही तो लड़ाई लड़ता रहा हूं, अपने हाथों से गुनाह भले ही हो जाए साहब, मगर पाप ना हो। तुम पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं साहब, लेकिन पढ़ना लिखना खूब जानता हूं और अंग्रेजी भी ठाठ से बोल लेता हूं। जेल में एक गुरुजी की कृपा है। और पढ़ा लिखा आदमी चोर थोड़ी ना होता साहब, वो तो चीट होता है, चीट। और हम लोग चीटिंग को चोरी से ज्यादा घटिया किस्म का गुनाह मानते हैं। अच्छा, ये पढ़ा लिखा नहीं है, वरना चीट हो जाता। आप मुझे बताइए, आप किसको ज्यादा खतरनाक मानते हैं, एक चोर को या एक चीट को? जानता हूं आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम लोग चीट यानी फ्रॉड करने वालों से सख्त नफरत करते हैं। क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि ये लोग गरीब जनता के पैसों पर फ्रॉड करते हैं, लेकिन चोर भी तो जनता का ही पैसा चुराता है। सच साहब, गरीब आदमी के पास पैसा होता ही कहां है चुराने के लिए, लेकिन चोर जनता को धोखा नहीं देता। और फिर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ गुनाह करे और दूसरा पूरे समाज के साथ गुनाह करे, तो बताइए बड़ा गुनहगार कौन है? अरे बताइए ना। बात पे इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? शांत होकर भी तो बात। शांत? आपको ना शांत रहने की आदत पड़ गई है। अशांति हुई नहीं कि पटका हथौड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। आप छोड़ो साहब, आप फोन करो पुलिस को, मैं आपका किचन साफ कर देता हूं। पुलिस आएगी कल, पूछेगी ना झंझोल कौन करता है। अरे जज साहब, अभी तक आप जाग रहे हैं? कमाल कर दिया आज तो आपने। वो कल सुबह बेटी और नाती पोती आ रहे हैं ना, तो नींद नहीं आ रही थी। तब तो आपको एक आदत की छुट्टी ले ही लेनी चाहिए। नाती पोतों के साथ वक्त गुजारिए, काम तो लगा रहता है। हाँ, सोचूंगा। आपके मेहमान गए? छोड़िए, इधर आइए। क्या बात है? आइए तो सही। अरे क्या बात अरे है? कहा थोड़ी ना जाएंगे भाई, आइए तो सही। हाँ? उधर देखिए, वो आदमी कहाँ देख रहे हैं? उधर करीब 2 घंटे से उधर खड़ा है, थोड़ा इधर उधर टहलता,
लगातार सिगरेट पीता है, फिर हमारे घरों की तरफ देखता है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उसकी निगाह हमारे घर पर है या आपके? भला आपके घर पर भी क्यों होने लगी? आप तो जज ठहरे। पर भला आपके घर पर भी क्यों होने लगी? क्योंकि मैं पत्रकार ठहरा, हमसे तो नफरत करते हैं लोग। हाँ, मुझे भी गड़बड़ लगती है। उस आदमी की हरकतें ठीक नहीं है। हाँ, मैं तो कब से सोच रहा था कि पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन सोचा आपसे पूछ लेना ठीक रहेगा। हैं? अरे देखो, आप थोड़ी देर और वॉच कीजिएगा, फिर कर दीजिएगा पुलिस को फोन। हाँ, सावधान रहिएगा। हाँ, आप भी। हम तो घर रहते ही हैं। जज साहब, उधर क्या देख रहे हो जज साहब? वो उधर आदमी बहुत देर से सड़क पर। अच्छा, वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि इन लोग का सालों का भांडा फोड़ करना ही है। सालों ने उस भले आदमी की जान ले ली, और अगर मैं बाहर रह गया तो मेरी भी जान ले लेंगे। लेकिन अब मैं बाहर रहूंगा कैसे? आप मुझे जेल जो भिजवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भांडा फोड़ भले आदमी की जान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपकी कुछ समझ में आएगा भी नहीं। ये साले सफेद पोश गुनहगार, हम चोर उचक्के इनके सामने क्या है? हम में से ज्यादातर लोग अगर गरीब ना होते ना तो गुनाह भी ना करते, मगर ये लोग लाखों रुपया घर में सड़ते रहने के बाद भी क्यों गुनाह करते हैं? क्यों? और फिर भी उनकी सजा वही जो हम चोर उचक्कों की है। लेकिन ये लोग कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप जानकर क्या करेंगे? ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी मैं मार दूं तो कितनी सजा देंगे आप? Shut up! हाँ, ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, और ड्राइवर की फैमिली के लिए 2000 रुपये महीने का इंतजाम सब चलता है। Shut up! चोर होते हुए भी मुझे घिन हो गई है इन लोगों से। पैसों के लिए हर कुछ बेच देंगे, पैसों से हर कुछ खरीद लेंगे, लेकिन एक आध तो ऐसा निकल ही जाता है साहब जो जान दे देता है मगर इनसे दबता नहीं। ये क्या बके जा रहे हो तुम? एक चौल में आग लगी, ठीक 3 बजे रात को। एकाएक 60 साल पुरानी चौल, 3 मंजिला, सैकड़ों परिवार, और शहर में बिल्कुल मौके की जगह। 25 लोग मर जाते हैं उस आग में जलकर, और 2 आग बुझाने वाले भी। देखी आपने कभी ऐसी आग? लोग बाहर निकलना चाहते थे मगर आ नहीं सकते थे, लपटें निकल रही थी उनको। कहाँ की आग? कहाँ का क्या? देखते देखते 60 साल पुराना मलबा जलकर राख हो जाता है। 60 साल से रहने वालों का, गरीबों का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लोग कुछ ही घंटों में बेघर हो जाते हैं, और अब एक एक्सीडेंट, कारण का पता लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ ठीक से बताओगे या नहीं? लेकिन महीनों पहले से नक्शे बन रहे हैं कि वहां 20 मंजिला इमारत कैसे बनेगी, हर स्क्वायर फुट किस भाव से बिकेगा। अरे जिस चौल से 500 रुपए की आमदनी नहीं होती थी, वहां से लाखों रुपए की आमदनी कैसे होगी? सब कुछ पहले से तय है, लेकिन फिर भी एक दुर्घटना होती है, लोग जलकर मरते हैं, मर जाए। लोगों की जिंदगी की कमाई लुटती है, लुट जाए। लोग बेघर बार होते हैं, हो जाए। अरे बेवकूफ हैं वो लोग। अभी भी उन बस्तियों में कोड़ की तरह क्यों बने हुए हैं जो उन भले आदमियों की बस्ती है? 500 रुपए स्क्वायर फुट वाले इलाके में 30 रुपया महीना भाड़ा देकर रहने की जरूरत कैसे हो जाती है नालायकों की? फिर वही, तुम होश में हो या नहीं? कुछ ठीक से बताओगे हुआ क्या है? एक आलीशान फ्लैट में रॉयल सैल्यूट के साथ बातचीत चल रही थी 2 लोगों के बीच। एक कहता है
अरे 2-4 महीने रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन तो शुरू करना ही है। जल्दी शुरू करेंगे तो खुसुर फुसुर होगी। दूसरा कहता है नहीं, एक पत्रकार ने ना जाने कहां से आग के असली कारण का पता लगा लिया है। सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। 2-4 दिन में अखबार में छाप देगा, तब क्या होगा? सब पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? रॉयल सल्यूट का बड़ा सा घूंट पीता हुआ वो आदमी कहता है, अरे इतनी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत? ये साले अखबार वाले टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं। कल ले जाकर 25,000 रुपया मुंह पर फेंकना, सारा जोश धरा का धरा रह जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो देखना, कल वो दफ्तर ना पहुंच पाए। अरे बहादुर से कम कहाँ आएगा? वो तो छत पर भी ट्रक चढ़ा सकता है, और एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। और एक्सीडेंट की सजा होती है कितनी? ज्यादा से ज्यादा साल भर। क्या तुम थे उस समय वहां? मुझे बताओ, क्या तुम थे उस समय वहां? जी हाँ, मैं था। मैं सुन रहा था सारी बातें। मुझे खबर थी कि उस घर में ढेर सारा काला पैसा है, और काला पैसा चुराने में मुझे बड़ा आनंद आने लगा था। लेकिन बातचीत सुनने के बाद लगा कि ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। उस भले पत्रकार की जान लेने पर तुले हैं। मेरे मन में उस आदमी के लिए इज्जत हुआ ही साहब। एक आदमी तो था जो परेशान था, ना क्यों जान देने पर तुला है। मैं चोर सही, उचक्का सही, मगर मेरा दिल करता था कि वो आदमी जिंदा रहे। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसी समय उसके घर गया। एक कमरे का छोटा सा घर, उसकी औरत और उसके बच्चे सो रहे थे, और वो अकेला बैठा कुछ टाइप कर रहा था। मैं गया, मैंने उसको पूरी बात बताई तो हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसी गीदड़ भपकियों से डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरे मौत आनी होगी तो आएगी। मैंने उसको बहुत समझाया साहब, लेकिन वो समझे तब ना, बेवकूफ कहीं का। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं रात भर सो नहीं सका। सोचा पुलिस स्टेशन जाऊं, दरोगा साहब को पूरी बात कह दूं। अगर हमारी बातों पर कोई यकीन कर लेता ना, हम लोग सच बोले तो भी तो गुनाह है। एक बार मिट्टी खराब हो गई ना साहब, तब धरा का धरा रह जाता है। मैं रात भर उसी इलाके में था। मुझे पता था कि वो सवेरे 9 बजे के आसपास घर से निकलेगा जरूर। अगर मैं उसके आसपास रहूंगा तो शायद उसकी जान बचा लूंगा। उसके घर से बाहर निकलते ही मैंने कहा, भैया कम से कम आज तो टैक्सी में चले जा। तो हंसकर आगे निकल गया और कहने लगा, जाओ अपना काम करो। तो क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता साहब? मैं उससे थोड़ी ही दूरी पर फुटपाथ पर चलने लगा। मुझे लगा बस एक बार स्टेशन पहुंच जाए, फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं कहां से रास्ते की तरफ चल आया और उसे लेता हुआ सीधा ले जा। शीशे तोड़ता हुआ अंदर बैठे दाढ़ी बनवा रहे 4 लोग भी कुछ ले गए। एक एक्सीडेंट पहले से तय किया हुआ। मुझे बस इस बात का दुख था कि मैं उसको बचा नहीं सका साहब। लेकिन ये लोग कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अब तो कोई सबूत भी नहीं रहा। लोग ना देखे वो बात अलग है, और जानबूझकर इस्तेमाल ना करे वो दूसरी बात है। लेकिन सबूत हमेशा रह जाता है साहब। वो लोग जानते थे कि सबूत मेरे पास है। उन लोगों ने मुझे एक्सीडेंट की जगह पर देखा था। देखने से क्या होता है? फोन ठीक हो गया साहब। अब तो आप फोन कीजिए पुलिस को। पहले तुम मुझे बताओ कि ये लोग कौन है, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पहले आप फोन लगाइए साहब। नहीं, पहले तुम बताओ, मैं जानना चाहता आप हूँ। क्या करेंगे जानकर? आप फोन लगाइए ना साहब। मैं चाहे जो करूँ, तुम बताते क्यों पहले नहीं? फोन लगाइए। पहले तुम बताओ। आप फोन नहीं लगाएंगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं। तुम्हें पहले बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डेड हो जाए। आप फोन कीजिए साहब। हेलो।
मैं राघवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जज, मेरे घर में एक चोर घुसा है, मैंने उसे किचन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जल्दी आइए। आखिर आपको किचन वाली बात कहनी ही पड़ी। तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत है। ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के वक्त ये बैग उस आदमी के हाथों से दूर जा गिरा पड़ा। मैं उसे उठाकर भागा, मगर उन लोगों ने मुझे देख लिया। पिछले 3 महीनों से इसीलिए मैं चिंता आ रहा हूं। एकाएक वकील साहब की सलाह मानी, इसीलिए तो आपके घर। अब पुलिस आएगी तो ये बैग आपके सामने बरामद होगा, और इसमें आपकी ये ससुराल वाली घड़ी भी बरामद होगी। पुलिस ये आर्टिकल पढ़ेगी जरूर साहब, और परमात्मा ने चाहा ना तो सब ठीक भी हो जाएगा। इसमें काफी मसाला है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हाल है, क्या दिखा रही हो, क्या हम है किसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो।